हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में जैसे कि हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था और उसी के साथ हमने साइंस की एक बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत कर ली थी। अब हमें इस तैयारी को कंटिन्यू करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो आपके यानी कि ज़रूर समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अब हमें क्या है कि हमें तैयारी स्टार्ट तो करनी है ही है, उसके साथ साथ हमें अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था। अपने खुद के नोट्स बनाइए और वीडियो को देखिए, ठीक है। और जो भी आपके मन में डाउट हो, यानी कि कहीं पे आपको ये लगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं कोचिंग के, उन पे आप कॉल करके बता सकते हैं। तो जैसे ही अगली क्लास होगी तो मैं टेक्निकल टीम से पूछ लूँगा ताकि वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे और वो सारे डाउट आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री के अंदर हमने अपने टॉपिक कार्बन की शुरुआत कर ली थी। कार्बन के अंदर हमने एक दो बातें पढ़ी थी, जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें क्या बताता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें यह बताता है कि उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अब क्या है कि इससे आगे हम धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और कार्बन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसको हम बीच में छोड़ देंगे। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उसमें। भाई मेरे पास जितना होगा मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% दे पाऊं। ओके, आइए। कार्बन का हमने परमाणु क्रमांक तो कल पढ़ ही लिया था, उसके साथ हमने द्रव्यमान संख्या का भी जिक्र कर लिया था। उससे आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्बन की संयोजकता की। देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है कोई तत्व कितने अन्य तत्वों के साथ संयोग कर सकता है। तो कार्बन जो है वो 4 अन्य तत्वों के साथ संयोग कर सकता है। जैसे कि एक आदमी होता है, वो ये कहता है कि मैं 4 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। अब वो उसकी मर्जी है कि वो 3 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए या बनाए नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसी प्रकार से ये कार्बन है, ये अधिकतम कितने तत्वों के साथ संयोग कर सकता है? 4 तत्वों के साथ संयोग कर सकता है। अब वो अगले तत्व पर डिपेंड करेगा कि वो 1 जुड़ेंगे या 2 जुड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन कार्बन के साथ 4 जुड़ सकते हैं, जबकि O मैक्सिमम 2 जुड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कार्बन के बंध कोण की। एक होता है कार्बन का बंध कोण। तो जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी त्रिविमीय संरचना बनती है, जो कि इस 2D के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लो इधर हवा में एक ये कार्बन है, एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा, एक इधर वाली साइड में और एक पीछे की तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक बंध कोण का जो मान होता है, यानी कि ये वाला कोण, अब ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला कोण ही इतने डिग्री का होगा, ये चारों कोण इतने डिग्री के होते हैं। तो इस कोण का जो मान होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कार्बन के बंध कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इससे आगे चलते हैं। कार्बन के अंदर हमने 3-4 चीजें पढ़ ली हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। उस इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम है समस्थानिक। नाम तो आपने सुना ही होगा, समस्थानिक।
अब ये इससे हटके नहीं है, पहले मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र करूँगा। अंग्रेजी में इसको आइसोटोप बोलते हैं, कई बार समस्थानिक न दे करके आइसोटोप भी दे देता है, तो आपको वो नाम भी ध्यान में रखना है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आइसोटोप। ओके, समस्थानिक होते क्या है ये देखेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। कल हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कार्बन का प्रतीक चिन्ह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कार्बन का प्रतीक चिन्ह। वो क्या था? 6C और 12। क्या पढ़ा था? 6C 12। ये 6 क्या था? ये 6 था परमाणु क्रमांक। क्या था? परमाणु क्रमांक था। ये ऊपर वाला जो 12 है ये क्या था? ये था द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से मैं एक चीज यहां पे और लिख रहा हूं, वो है 6C 14। अब आप सोचोगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पे तो 12 लिखा है, यहाँ पे 14 कर दिया, ये क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, ये 6 है। देखो क्या हमने इस 6 को बदला है? ये 6 इधर भी है, इधर भी ये 6 सेम ही है, यानी कि ये तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये था 12, यहाँ पे ये क्या था? 14, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? चेंज हो गए। क्या हो गए? ये दोनों चेंज हो गए। अब देखिए ये 12 है, ये 14 है। यहाँ पे जब ये 12 था तब हमने यहाँ से एक चीज़ निकाली थी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, निकाला था हमने। तो देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो यदि परमाणु क्रमांक 6 तो प्रोटॉन भी कितने? 6। प्रोटॉन की जितने प्रोटॉन होंगे, जितने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। अब मैंने आपको द्रव्यमान संख्या का कॉन्सेप्ट बताया था। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना? 12। इस 12 में से जब हम ये 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में निकालना संभव है, निकाल सकते हैं हम आराम से जब हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो। अब यहाँ पे देखो ये है 6C 14। क्या इस तत्व का ये परमाणु क्रमांक बदला है? आप कहेंगे नहीं बदला। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी? इसमें 6 रहेगी। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 6 होंगे। तो क्या चीज़ बदल गई? न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? यहाँ पे 14 है, माइनस Z यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, बचेगा कितना? 8। तो 6C 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? कितनी आ गई? 8 आ गई। समझ में आया? अब देखो ये 6C 14 जो होता है ये कार्बन का एक समस्थानिक कहलाता है। अब समझ में आया? ये क्या कहलाता है? कार्बन का एक समस्थानिक कहलाता है। यानी कि समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है? समान रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है।
तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 12 थी, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। तो 14 होगी तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कार्बन का एक आइसोटोप या समस्थानिक कहलाएगा। अब एक बात बताइए, किसी समस्थानिक के बदलने के लिए क्या जरूरी है, क्या उसमें प्रोटॉन बदलने चाहिए? तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन बदलेंगे तो वो तो पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा, यानी पूरा परमाणु ही बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन बदल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन ही बदलेंगे, क्या बदलेंगे, न्यूट्रॉन ही बदलेंगे, कभी भी प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। ये बात दिमाग में छाप लेना, समस्थानिक निर्माण के समय प्रोटॉन कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा क्या बदलेंगे, न्यूट्रॉन बदलेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं बदलेंगे, हम तो प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। बदल लो, देखते हैं बदल के। मान लो आपने प्रोटॉन में 1 जोड़ के और प्रोटॉन कितने कर दिए, 7 कर दिए, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। और आवर्त सारणी में 7 नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो अब कार्बन की कहानी तो खत्म हो गई, नाइट्रोजन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कभी प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। ओके, अब देखो समस्थानिक क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ, परिभाषा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लेना, वे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिकों का एक खोजकर्ता भी है, हम सब जानते भी हैं उस शख्स को, समस्थानिकों के खोजकर्ता। समस्थानिकों के खोजकर्ता कौन है, वैज्ञानिक महोदय रदरफोर्ड सोडी नामक महावैज्ञानिक ने किसकी खोज करी थी, समस्थानिक की खोज करी थी। ठीक है, अब देखो आपको एक यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, मैं आपको पिछली राजस्थान पुलिस की जो भर्ती थी उसमें लिए चलता हूँ। ये जो एक आपको आदमी दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान संख्या नाम है जिसका, इसको हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, तो पिछली साल राजस्थान पुलिस की जो भर्ती थी उसमें एक क्वेश्चन अटका था यहाँ से। क्या अटका था, अटका था कि नाभिक में क्या क्या होते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने इसका तो जिक्र ही नहीं किया, इसका जिक्र भी करेंगे, परमाणु संरचना का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें इसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से किसका निर्माण होता है, नाभिक का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आ गया था, इस बार हो सकता है कि द्रव्यमान संख्या आ जाए। तो द्रव्यमान संख्या इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी कि ये जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो आसपास से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं कि कहाँ से हम लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है वो आपके समझ में आ गई होगी, तो इसे अपने हिसाब से लिख लेना, ये नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखो। ठीक है, अलग अलग लाइनों में लिखना। अब देखो यहाँ पे जो ये मैंने 6C14 लिखा है, ये लिखने का जो मेरा उद्देश्य है वो आपको अब पता चलेगा। देखिए 6C14 अपनी इस पे बात चल रही थी, इसको एक बार भूल जाओ, मैं यहाँ पे एक और नाम लिखूँगा, हम उससे इसको रिलेट करेंगे। एक मेथड है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग विधि। क्या नाम है, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और उस समस्थानिक का नाम क्या है, 6C14। एग्जाम में पीछे जो LDC का एग्जाम हुआ था उसमें सीधा पूछा गया था C14 कहाँ काम आता है, कार्बन डेटिंग विधि में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन यूँ था, कार्बन डेटिंग विधि में
कार्बन के कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो उसका आंसर था C14। ओके, तो ये ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कार्बन डेटिंग विधि मैंने यहाँ पे लिखी है, ये क्यों लिखी है, क्या काम करती है ये? हम बिना उद्देश्य के यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी वार्तालाप जो होगा वो उद्देश्यपूर्ण होगा। यानी कि कार्बन डेटिंग विधि जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। कार्बन है, डेटिंग विधि, ठीक है। बोर्ड पे लिखा जाने वाला जो प्रत्येक शब्द है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या होता है कि हम सवाल नहीं करते हैं, अगर हम सवाल करेंगे ना तो अपने आप उत्तर आएगा निकल के। आपके चारों तरफ जो भी घटनाएं होती हैं उनसे आपने कभी सवाल किए हैं? जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आज, मैं आपको उनके उत्तर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करना। जैसे छिपकली होती है, छिपकली दीवार की चिपकी हुई रहती है। अब कभी सोचा है कि वो नीचे क्यों नहीं गिरती, क्यों चिपकी हुई रहती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने चारों तरफ की कोई भी घटना ले लो, जैसे दीवारें ले लो। दीवार जो होती है, मान लो सीमेंट की बनी हुई दीवारें हैं। सीमेंट की दीवारों को जब आप गौर से देखोगे तो कुछ समय के बाद उनमें हल्की हल्की दरारें आ जाती हैं। क्यों आती हैं? खिड़की से आने वाला जो प्रकाश होता है, शाम के समय देखेंगे या सुबह के समय हम देखेंगे, तो अगर वो सीधा आएगा तो उसके मार्ग में धूल के कण हमें दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? यानी कि ऐसे हमारी जो दिनचर्या है वो दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे हजार सवालों से घिरी हुई है। अगर हम उन सवालों के हल करना हम सीख जाते हैं तो साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी साइंस वही है। यहाँ पे मैं आपको उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके बताऊंगा, प्रत्येक चीज़ वहीं की होगी। और एग्जामिनर भी क्या करता है, आजकल दैनिक जीवन से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पैटर्न वो नहीं रहा, जो रटा रटाया माल है वो लोगों ने रट रखा है पहले से। हमें तो कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग करने के लिए हमें कुछ अलग पढ़ना भी पड़ेगा। हम वो बातें नहीं पढ़ेंगे जो और लोग पढ़ रहे हैं, हम उनसे कुछ हटके पढ़ेंगे। वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उनसे कुछ हटके पढ़ेंगे, तभी तो उनसे अलग होंगे। किसी भी एग्जाम में जैसे मान लो 20 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, चयन होना है 20,000 का, तो 20,000 जो चयन होंगे और बाकी जो फेल होंगे, उनके बीच की जो एक दीवार है, उन दीवार में इधर और इधर बहुत सारा फर्क है। तो वो जो अंतर है, वो अंतर किसके कारण आया है? क्योंकि वो उन्होंने कुछ न कुछ हटके काम किया है। सीधी सी बात है, यही कुछ किया होगा, हम भी उनसे कुछ हटके करेंगे। तो कार्बन डेटिंग विधि क्या काम आती है? कार्बन डेटिंग विधि काम आती है किसमें? प्राचीन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे के एग्जाम्स के पेपर आप उठा करके देख लो, ये बहुत खतरनाक वायरल क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। मारवाड़ी में कह कर ना कि फिट्टो पर्सन है, हर बार आया वो बागी बा कहानी है एक सग है। तो कार्बन डेटिंग विधि प्राचीन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक विधि होती है। उसमें कार्बन के C14 नामक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों ओ जो नाम है नी जीवाश्म, थाने अठ नाम दिखतो हो कौन सो जीवाश्म। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ना जीवाश्म, ये आखिर है क्या? जीवाश्म का मतलब क्या होता है? अगर ये जीवाश्म समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब आपको ये विधि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो इस जीवाश्म को समझते हैं। जीवाश्म का मतलब आप ध्यान से समझिए। जैसे कि ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ की उंगली कट के पड़ गई और 1000 साल बाद खुदाई में मिली कि भाई ये उंगली किस पुराने की है, या ये उंगली मतलब कब की है, कितनी पुरानी है। तो लोग क्या करेंगे, इस उंगली को उठाएंगे और कार्बन डेटिंग विधि के पास लेकर के जाएंगे। बोले बताइए इस उंगली की आयु कितनी है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि वाले बता देंगे कि 1000 साल पहले
एक अमित नाम का जो प्राणी है, ये उंगली उसकी है। नाम का तो नहीं पता, लेकिन वो आयु बता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जीवाश्म ये उंगली मेरा अंश थी, किसी न किसी जीव का अंश थी। जीव का मतलब तो समझते हो, सजीव, निर्जीव नहीं, सजीव। जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनकी आयु ज्ञात करने की जो विधि है वो कौन सी है, कार्बन डेटिंग विधि। अब आप बोलेंगे सर आपकी उंगली 1000 साल बाद मिली, तो क्या ये सजीव है? ये सजीव अब तो नहीं है, लेकिन ये कभी न कभी तो सजीव रही ही होगी। ये कभी तो एक जीव का अंश रहा होगा, कभी तो ये मेरा अंश था। आज तो बेरो को नहीं, मैं कटे बैठे हूँ बेरो को नहीं, लेकिन कभी तो आंगली मेरी ही, समझो नहीं बात ने। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक विधि है। जीवाश्मों का मतलब समझ गए, कभी न कभी वो पदार्थ एक जीव का अंश रहा होगा, ठीक है। तो जीवाश्म में अब क्या क्या आ सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या नाखून जीवाश्म का हिस्सा है? क्या शहद जीवाश्म का हिस्सा है? अब कुछ एक सोच रहे होंगे कि सर नाखून तो हम काट के फेंक देते हैं, शहद तो मधुमक्खी का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। कोई बात नहीं, नाखून और शहद दोनों की अगर आपको आयु ज्ञात करनी हो तो आप कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हो। ये नाखून कभी तो हमारा अंश रहा होगा, ये शहद कभी तो मधुमक्खी का अंश रहा होगा। कोई भी उदाहरण जो सजीवों से संबंधित है, उनकी आयु हम कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जीवाश्मों के लिए अंग्रेजी में एक नाम और भी आता है, वो नाम बहुत ही मतलब एक वायरल क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। नाखून और शहद, पहले आप इतना समझो कि जीवाश्म जो होते हैं, नाखूनों से या वो शहद हो या चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो जीवाश्म होना चाहिए। हड्डी हो सकती है, खोपड़ी हो सकती है, टांग की हड्डी हो सकती है, दांत हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, बाल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब वो कभी न कभी हमारे जीव का अंश रहा है, हमारे शरीर का हिस्सा था। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ओके, अब उससे आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको मैंने ये कह दिया कि आप बताओ, ये एक, जैसे मान लो मैंने आपको दे दी ईंट दे दी, आप मुझे इस ईंट की आयु ज्ञात करके बताओ। जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि चट्टान है, इसकी आयु ज्ञात करके बताओ। जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई भी निर्जीव वस्तु ले लो, कोई भी निर्जीव, जैसे आप कह सकते हो कि सर लोहा ले लें, ले लो भैया, कौन मना करता है। ईंट है, चट्टान है, लोहा है, कहने का मार्कर ले लो। निर्जीव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निर्जीव। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर निर्जीव तो नाखून भी निर्जीव ही है, शहद भी तो अब निर्जीव ही है, लेकिन ये जो हैं ये कभी न कभी किसी जीव का अंश रहे होंगे। ईंट, चट्टान, लोहा कभी भी किसी जीव का अंश नहीं रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ईंट, कोई ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि एक बकरी ने एक बच्चा पैदा किया, वो बकरा न होकर एक ईंट थी, तो ऐसा तो कोई है नहीं। तो चट्टान है, लोहा है, तो ये इन तीनों की आयु या ऐसे कोई भी पदार्थ जो कभी कभी किसी भी जीव का अंश नहीं रहे, इनकी एज ज्ञात करने का एक अलग मेथड है। उस मेथड का नाम है यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या नाम है, यूरेनियम डेटिंग विधि। ईंट, चट्टान, लोहा, नदियाँ, पहाड़, किसी की भी आयु आप ज्ञात कर सकते हो। कौन से मेथड से, यूरेनियम डेटिंग विधि से। अब पीछे रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम था या रेडियो मैकेनिक का एग्जाम था, उन दोनों में से कोई एक था। उनमें एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, प्रयास करना कि आप उसका आंसर दे पाओ। अगर आप उसका आंसर दे पाए तो मैं ये समझूंगा कि आपको
ये कहानी समझ में आ गई है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किसकी आयु C14 लिख दूं कार्बन डेटिंग विधि की जगह, C14 से ज्ञात कर सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ईंट, पहाड़, फॉसिल्स, या डी ऑप्शन नदी। अब देखो, आपको ईंट के बारे में तो पता है। आपको देखो शुरुआत में क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, चारों ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं। पेपर के अंदर हमारे पास टाइम होगा, इतना टाइम होता है कि हम, क्योंकि आता जाता तो हमें कुछ है नहीं, हमारे पास इतना फालतू टाइम होता है कि हम पेपर करने के बाद भी ये तक ज्ञात कर लेते हैं कि उस कमरे में कितनी पट्टियाँ लगी हुई थी। तो आपके पास टाइम है, आराम से है, इतना टाइम पेपर करने वाला देता है। और साइंस के क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होते, तो इसलिए अगर आपको 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 सेकंड में आप ये पूरा प्रश्न पढ़ सकते हो, फिर आप 3 या 4 सेकंड में सोच करके उत्तर भी दे सकते हो। मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो टाइम खूब है अपने पास। अगर आप 20 सेकंड भी दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं। निम्न में से किसकी आयु C14, कार्बन का एक समस्थानिक है C14, उससे ज्ञात कर सकते हैं। अब वो ईंट है या पहाड़ है या फॉसिल्स है या नदी है। अब तक उत्तर आपके मन में दौड़ रहा होगा, जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आया है उसके ये उत्तर भी मन में आ गया होगा। अब आपको ईंट का पता है कि इसकी आयु कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात नहीं करते, किससे करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवाश्म नहीं है। आपको पहाड़ का पता है, क्यों? क्योंकि ये जीवाश्म नहीं है। किससे ज्ञात करेंगे? उसी मेथड से ज्ञात करेंगे जिससे ईंट की आयु ज्ञात करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि। आपको नदी का पता है कि नदी भी सर किसी न किसी जीव का अंश नहीं है, वो भी क्या है, वो भी एक निर्जीव वस्तु है। तो अगर वो एक निर्जीव वस्तु है तो उसकी आयु भी किससे ज्ञात करेंगे? उसी मेथड से ज्ञात करेंगे जिससे ईंट की करते हैं, पहाड़ की करते हैं और नदी की करते हैं। अब ले दे के बच क्या गया? फॉसिल्स बच गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन आए थे उस पेपर में और उसका आंसर था फॉसिल्स। अब आप कहेंगे सर ये फॉसिल्स बीमारी क्या है? तो ये फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, अंग्रेजी नाम होता है फॉसिल्स और इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्ड भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इससे आगे क्या कि हमने कार्बन का जो मेन जो इसका परिचय है वो हमने पढ़ लिया है। और परिचय पढ़ने के साथ साथ हमारा ये जो परिचय है किसका? कार्बन का, ये तो मेरी तरफ से पूरा हुआ। अब हम कार्बन में आगे बढ़ते हैं। कार्बन में आगे क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन। क्या लिखूंगा? कार्बन। कार्बन जो होता है वो प्रकृति में कितने रूपों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में। एक होता है कार्बन का स्वतंत्र रूप। क्या होता है? कार्बन का स्वतंत्र रूप। एक होता है कार्बन का यौगिक रूप। एक होता है स्वतंत्र रूप, एक होता है यौगिक रूप। अब देखिए, स्वतंत्र रूप और यौगिक रूप को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चार्ट में पूरा बना लेता हूं, उसके बाद इन दोनों नामों का हम जिक्र करेंगे। स्वतंत्र रूप को फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग का नाम हम लिखते हैं क्रिस्टलीय कार्बन और दूसरे भाग का हम नाम लिखते हैं अक्रिस्टलीय कार्बन। क्या लिखते हैं? अक्रिस्टलीय कार्बन।
एक का नाम हमने लिख दिया क्रिस्टलीय और एक दूसरे का नाम क्या लिख दिया, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप से कार्बन परमाणु के जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हीरा, डायमंड, एक मिलता है हमें ग्रेफाइट, एक हमें मिलता है फुलरीन। और क्रिस्टलीय के अंदर हमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे कि कोयला, जैसे कोक, जैसे चारकोल, जैसे कार्बन ब्लैक, इसी को बोलते हैं काजल। काजल वो है आंखों में डालने वाला, न कि किसी का नाम लिया है मैंने। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल और मिलता है कोलतार। ठीक है, बहुत होंगे इतने। कहने का मतलब क्या है, वापस आइए शुरुआत में। कार्बन को हमने दो रूपों में डिवाइड किया है, एक है उसका स्वतंत्र रूप, एक है उसका यौगिक रूप। स्वतंत्र रूप से जो कार्बन परमाणु है वो स्वतंत्र रूप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पदार्थ होगा उसमें कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे कि आप एक गिलास लेते हो, उसमें आपने पानी डाल दिया, तो आप ये कहेंगे कि सर इस गिलास में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। तो वैसा ही ये है, स्वतंत्र रूप का मतलब ये है कि इसमें कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं है। यौगिक रूप का मतलब क्या है? यौगिक रूप का मतलब ये है कि कार्बन के साथ कोई ना कोई दूसरा तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ गया है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे CO2, जैसे मैं मान लेता हूँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैं कह देता हूँ CH4, जैसे मैं कह देता हूँ CCl4। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैसे तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनके बारे में भी हम पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, एक नंबर पे शुरुआत हमारी यहाँ से होगी। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको। तो आपके मन में ये जो डाउट है कि सर ये चारकोल क्या बीमारी है, ये कोक क्या बीमारी है, ये फुलरीन, ग्रेफाइट, हीरा, ये किन भूतों के नाम हैं, तो ये कोई भूत नहीं है, ये कार्बन के ही अन्य नाम हैं। अच्छा, एक मैं आपको रोचक बात बता देता हूँ, रोचक बात भी है और साथ में हमारी पिछली क्लास का एक डाउट भी है। एक बच्चे ने कांटेक्ट करके शायद वो क्वेश्चन लिखवाया होगा कि सर ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेफाइट का प्रतीक। तो वैसे तो ये आज की क्लास का टॉपिक था या फिर नेक्स्ट क्लास में आता, लेकिन मैं बता देता हूँ। कार्बन की शुरुआत करते ही उसका ये आ गया था कि सर ग्रेफाइट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो चाहे आपको हीरे का पूछे, चाहे कार्बन का पूछे, चाहे फुलरीन का पूछे, कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक और कोलतार, इन सभी में से किसी का भी अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ C। अब आप रीजन तो समझ गए होंगे क्यों होगा, क्योंकि क्या इनमें कार्बन के सिवा कुछ भी है क्या? ये बताओ आप मेरे को। आप मेरे को एक बात बताओ, इनमें कार्बन के सिवा कुछ भी है क्या? जब इनमें कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं है तो मेरे भाइयों, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा? C ही तो होगा, क्योंकि इसमें कार्बन के सिवा कुछ है ही नहीं, अकेला कार्बन ही तो है। और अकेला कार्बन ही है तो चाहे आपको हीरे का प्रतीक पूछे, ग्रेफाइट का पूछे, फुलरीन का पूछे, किसी का भी पूछे, क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ C। कार्बन का पूछे तब तो C है ही है, और किसी का भी पूछे यानी कि इनमें से किसी का भी पूछे तो क्या बताओगे? C बताओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये पूछे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब फॉर्मूला बताओ, तो वहाँ पे आप C नहीं लिखे होगे, वहाँ पे आप ये CO2 लिख रहे होंगे। ठीक है, बात सिर्फ इतनों की चल रही है, क्योंकि इतने पदार्थों में कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं होता है। ओके,
अब इससे जो आगे की चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। नमस्कार।